हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, जब यूजुअली हम अपने टैक्सेशन के पेपर को लिखते हैं, टैक्सेशन का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, इनकम टैक्स की बात हो, जीएसटी की बात करो, तो आपके यूजुअली ये डाउट रहते हैं, क्वेरी रहती है कि सर हमें क्या अपने आंसर में सेक्शंस को मेंशन करना है? क्या सेक्शंस की हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखनी है? अगर लिखनी है तो किस तरीके से उसे लिखा जाए? दूसरा, अगर सेक्शन लिखना कंपलसरी है, सेक्शन हमें लिखने चाहिए, तो सर इतने सारे सेक्शन हैं, उनको आसानी से किस तरीके से याद किया जाएगा? इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों हमारे सामने आती है। ओके, इसी चीज को लेकर आज एक सीरीज, हम सेक्शन वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें चैप्टर वाइज हम जो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का जो सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको हम इंटरप्रेट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। और एग्जाम में लिखते टाइम हमें किन किन वर्ड्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए, किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके बारे में बात होगी। एंड किस तरीके से आसानी से हम सेक्शन को याद रखें अपने पेपर के लिए, उस उन सब को लेकर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो द थिंग इज कि जब हम अपना पर्टिकुलर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके, हमें जैसे जैसे आज हम सैलरी के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, तो जैसे मैं सैलरी का क्वेश्चन पकड़ूं, एक सैलरी का बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब उसमें बेसिक पे है, उसमें एचआरए है, उसमें आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के ग्रेचुइटी पेंशन है, उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन है, बहुत सारी पर्क्स हैं। उन सब की जो टैक्सेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ और उसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। लेकिन इन सारी कंप्यूटेशन के बाद, ये सारी कंप्यूटेशन मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन इनकी कंप्यूटेशन के बाद अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो सेक्शंस को प्रॉपरली मेंशन कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है अपने वर्किंग नोट्स में, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्यूटेशन तो सही कर रहा है लेकिन उसने सेक्शंस मेंशन नहीं करे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करा है, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि दोनों में से किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, आंसर दोनों ने सही अटेम्प्ट करा, लेकिन अगर एक स्टूडेंट सेक्शन लिखकर उनको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके मार्क्स आने की जो संभावना है, ज्यादा मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी है, वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। ओके, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा, गलत सेक्शन नहीं लिखना है। सेक्शन नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नहीं लिखना है, अपनी वर्किंग करिए, लेकिन गलत सेक्शन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ओके, तो ये सीरीज पूरी की पूरी दोस्तों में शुरू करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं कि जो सैलरी के सेक्शंस हैं उनको कैसे याद रख किया जाए और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। दोस्तों, जब मैं सैलरी चैप्टर के सेक्शंस की बात करता हूं तो यूजुअली 4 सेक्शन के अंदर हमारा पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर लगभग सिमट जाता है। ठीक है सर, 4 सेक्शन, 4 सेक्शन कौन कौन से? देखो, सबसे पहला सेक्शन नंबर 15, उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 16, उसके बाद है हमारा 17। सर, हमने 3 ही सुने थे, लेकिन हम एक और को डिस्कस करेंगे, वो है आपका सेक्शन 10। ओके सर, सेक्शन 10 सैलरी में, हाँ जी, देखिए 15, 16, 17 ये तो हम जानते ही हैं, मेन सेक्शन है हमारे सैलरी हेड के। लेकिन सेक्शन 10 यूजुअली हमारे इनकम टैक्स एक्ट में हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम, हमारी एग्जेम्पशंस को लेकर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देता है, पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें लाकर देता है। अब अगर आपने सैलरी चैप्टर, ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सैलरी चैप्टर आपने पढ़े लिया है, क्योंकि उसी के बाद हम इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो ना जाने कितनी एग्जाम्शन आप पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो एचआरए के बारे में, आप पढ़ रहे हो ग्रेचुइटी के बारे में, पेंशन के बारे में, लीव इनकैशमेंट के बारे में, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड के बारे में, आपका पर्क्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हम एग्जाम्शन के तौर पर पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब, जब भी हम एग्जाम्शन की कंप्यूटेशन करेंगे, वहां पर सेक्शन 10 की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ओके, अब इन सेक्शंस को कैसे इंटरप्रेट करा जाए, क्या, जरा आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 15 की। पहले एक बार तीनों के बारे में बता देता हूं। सर, सेक्शन 15 जो है वो तो हमारा चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट को एक अधिकार मिल गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रेम्युनरेशन क्रिएट हुई है, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये अधिकार गवर्नमेंट सेक्शन 15 से लेती है। ओके सर, सेक्शन 16 में हम कुछ डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस और हमारा प्रोफेशनल टैक्स। ओके, डिस्कस किया जाएगा। और सर, सेक्शन 17 ज्यादा नहीं है, ये बेसिकली प्रिक्विजिट्स के बारे में, पर्क्स के बारे में। ओके, और 15 जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहां पर हमारी जो एग्जेम्पशंस हैं उनके बारे में बात करी जाएगी। ओके जी, 15 से शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन 15 हमें सिंपली ये कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वो एज अ सैलरी टैक्सेबल होगी, एज अ सैलरी टैक्सेबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस और
रिसीव्ड बेसिस, whichever is sir earlier, whichever is earlier. ओके, कोई भी रेम्यूनरेशन चाहे वो ड्यू पहले हो गई है या रिसीव पहले हो गई है, उन दोनों में से आपको टैक्सेबल कर देना, ये चार्जिंग सेक्शन सिंपल सा पॉइंट कहता है सैलरी हेड। और भी बहुत सारी चीजें बट ये मेन है। जब भी एग्जाम में आपका सैलरी का क्वेश्चन आता है, आपको सेक्शन 15 के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है। इसको एक्सप्लेन करके अपना समय खराब नहीं करना है। बेसिक सी चीज है, यूजुअली सबको मालूम होती है, आपका लॉजिकली अप्लाई हो जाती है। इसके लिए अलग से कोई एक्सप्लेनेशन सेक्शन 15 की, कोई भी इंटरप्रिटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके क्वेश्चन में ये दो चीजें आ जाए, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी और या फिर एरियर ऑफ सैलरी। हालांकि एडवांस सैलरी बड़ी आसानी से कवर हो जाता है, लेकिन एडवांस सैलरी का पॉइंट ऐसा है कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों? अच्छा, मतलब सॉरी, मैं बता दूं, वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, लेकिन अगर क्वेश्चन में एडवांस सैलरी है और एरियर ऑफ सैलरी है तो आप सेक्शन 15 को थोड़ा इंटरप्रेट कर सकते हो। क्यों और कैसे, जरा बात करते हैं। एडवांस सैलरी हम जानते हैं, ये तो ऑब्वियसली रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होगी, रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होगी। सर एडवांस सैलरी का मतलब, एडवांस सैलरी का मतलब सर ये आने वाले समय की 5-6 महीने की, अगले साल की जो सैलरी है वो इसी साल मिल गई, इसी प्रीवियस ईयर में हमने ले ली। ओके, तो सीधी सी बात है, रिसीव्ड अर्लियर हो गया, उस पर टैक्स लग जाएगा, नॉर्मल सी चीज, पर चलो लिखने के लिए कुछ हो जाएगा। एरियर जो है वो बेसिकली सेक्शन 15 का, ये समझ लीजिए, प्रोवाइजो हो जाता है कि भाई ये ड्यू और रिसीव्ड के बेसिस पर नहीं होता, एरियर हमेशा रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्सेबल होगा। मतलब एरियर जब रिसीव होगा तभी टैक्सेबल होगा। इसमें एरियर क्या होता है? भाई आप बैठे काम कर रहे थे, मालिक आया, अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम तुम्हारी पिछले 3 साल की सैलरी WRT विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं और आपको सारे एरियर मिल जाएगा। आप खुश हो गए। लेकिन कायदा सोचो ना, आपकी सैलरी आज फिक्स हुई, भले पुराने टाइम से हुई, तो ड्यू तो वो पिछले साल की बन गई। अब उस साल के हिसाब से टैक्स आपको जमा कर देना चाहिए था, आपने नहीं करा, तो क्या सरकार आपके टैक्स पे पेनल्टी लगाएगी? जो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी उस पे पेनल्टी लगाएगी? कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो इसीलिए एरियर ऑफ सैलरी जो है वो रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्सेबल होता है। अब तो सर आपने बोला यूजुअली नहीं लिखनी है, क्वेश्चन में ये दोनों आएगा तो इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आओ जरा उसकी बात कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी मिली है, वो आपने टैक्सेबल ऊपर कॉलम में कंप्यूटेशन में डाल दी, उसको इंटरप्रेट करके लिखना। कैसे लिखेंगे आइए ध्यान दीजिए। एज पर द प्रोविजन ऑफ, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट पूरा लिखना है, ठीक है, इसमें आलस नहीं करना है। 1961, ओके। एम्प्लॉय रिसीव एडवांस सैलरी, कॉमा लगा के, रिसीव एडवांस सैलरी, कॉमा, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर, या फिर एक काम कर सकते हैं, एडवांस सैलरी आप प्रॉपर मेंशन ही मत करो, एडवांस सैलरी आप प्रॉपर मेंशन ही मत करो, आप लिखो एनी सम, एनी सम received by employer, employee relationship, employer employee relationship is taxable on due basis or received basis, whichever is earlier,
विच एवर इज अर्लियर। ओके, कुछ नहीं, ऑलरेडी आपको पता था, बस आपने उसको थोड़ा एक लैंग्वेज की शेप दे दी। लैंग्वेज में मेन चीज ये थी कि आपने प्रॉपरली बताया कौन सा प्रोविजन है, और ऑब्वियसली एक्ट तो हमारा यही लगेगा जब तक हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। और ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, एज पर द प्रोविजन, ये हमें लगाना है जब भी हम अपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ये लाइन हमें जरूर लगानी है, एज पर द प्रोविजन। सेक्शन ऑब्वियसली बदलेंगे जब हमारा केस बदलेगा। ओके, और उसकी इंटरप्रिटेशन आपने 1 से 2 लाइन में खत्म करनी है। अब फर्दर जैसे मान लीजिए एडवांस सैलरी की बात कर रहे थे, सो एज पर द केस या फिर सो फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस थोड़ा भारी हो जाएगा क्योंकि छोटी सी इंटरप्रिटेशन है अभी तो। एज पर द केस, एडवांस सैलरी received by the employee is taxable in previous year। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मतलब मैं लिख रहा हूं नॉर्मल सी बात, लेकिन जब आप क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करोगे तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, ऑलरेडी जिस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर रहे होगे वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कर रहे होगे, तो वो प्रीवियस ईयर, उसी प्रीवियस ईयर में एडवांस सैलरी रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गया? अच्छा, ये एडवांस सैलरी का हो गया। अगर मान लो एरियर की बात करने लगे, एरियर की इंटरप्रिटेशन आपने लिखी, तो ये सेंटेंस देखे, प्रोवाइजो टू सेक्शन 15, सिंपली लिखना है, एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ठीक है, रिसीट बेसिस, रिसीव्ड बेसिस, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है लैंग्वेज आप उसको कंसिडर करके चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन उसको लेकर इतना बढ़ा चढ़ा के हमें कंटेंट में नहीं डालना है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में लिखने के लिए और बहुत कुछ हमारे पास होगा। एंड इसमें अगर आपको लिखना है तो एडवांस सैलरी और एरियर अगर ये क्वेश्चन में आते हैं, चांसेस हालांकि इनके आने के कम होते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ही आप इसकी सेक्शन 15 की इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, एंड दैट इज पॉइंट आपका सेक्शन 16। सर सेक्शन 16 हमारा, अरे भाई बंद हो जा, सेक्शन 16 हमारा डिडक्शन को लेकर। ओके, और डिडक्शन हर क्वेश्चन में आएंगी। डिडक्शन मतलब सेक्शन 16 की डिडक्शन 3 पार्ट में, सेक्शन 16 पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। ठीक है, इसमें इसको ए कर लेंगे क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट वगैरह चेंज हुई थी, तो रीसेंट आपका 1A है। ये किसके लिए होती है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 रुपए की मिलती है। ओके, ये जो है सर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए। ये किसके लिए सर? एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली। एंड ये प्रोफेशनल टैक्स जो 2500 की हाईएस्ट रेट पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलती है। अब यहां पर रही बात इंटरप्रिटेशन की, तो अगर सेक्शन ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में आएगा, सेक्शन 16 से भले ही एक ही डिडक्शन आए, बट वो आएगी जब आप ग्रॉस सैलरी का टोटल कर लोगे, उसके बाद आपको सेक्शन 16 की डिडक्शन देनी है। तो अगर क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, तो आपको खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 के अंडर प्रोवाइड करानी है, और इसकी इंटरप्रिटेशन मत लिखना। इसकी इंटरप्रिटेशन अलग से अपने वर्किंग नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? वो इसलिए, जब आप सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे और ग्रॉस सैलरी निकाल चुके होगे, है ना, अमाउंट आपने यहां पे निकाल दिया, फिर आती हैं डिडक्शंस, आप लिखोगे इस तरीके से अंडर सेक्शन 16, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखोगे आप वो यही लिखोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके ब्रैकेट में लिख देना 16(1)(a) प्रॉपरली इस तरीके से, और 50,000 रुपए आपके यहां पर आ जाएंगे। तो इससे ज्यादा ऐसा जिसकी कोई इंटरप्रिटेशन बनती नहीं है, अलग से इसका नोट मत बनाना अगर खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन है सिर्फ तो। ओके जी, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आगे ध्यान दें, नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन आ गया और उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दिख रही है, तो चांसेस तो देखो कम है, ठीक है, अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन ना दूं। वो क्यों? अगर सैलरी आपने पढ़ा तो आप जानते हैं ज्यादातर चीजें एग्जाम्प्ट हो जाती हैं,
कंप्यूटेशन होती ही नहीं, तो इतना सिंपल कंटेंट थोड़ी ना आएगा। ओके, लेकिन अगर फिर भी आता है और प्रोफेशनल टैक्स भी है क्वेश्चन में, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन लिखोगे तो वर्ड यूज करिएगा अलाउड, प्रोफेशनल टैक्स में वर्ड लिखिएगा अवेल। इस तरीके से देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लिखना है। ओके, मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से वर्ड्स को आप अपने इंटरप्रिटेशन में आप एनालाइज करें, लिखें ना। मैं आपको कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज प्रॉपर लॉ की इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, बस आपका सीरीज का पैटर्न यही है कि आपका एक लिखने का जो पैटर्न है वो तैयार हो जाए, ताकि इंटरप्रिटेशन आप अच्छे तरीके से लिख सको। अब अलाउड अवेल होने को चेंज भी कर सकते हो, है ना, ऊपर नीचे, बट रीजन क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जब आप एंटरटेनमेंट अलाउंस, अब जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो वहां पे सिस्टम अपने आप ही एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो प्रोविजन है वो अप्लाई कर देता है, इलेक्ट्रॉनिकली चीजें अरेंज्ड है तो मिलती है, प्रॉपरली अलाउड है, इसलिए वर्ड आ गया। प्रोफेशनल टैक्स में मैंने अवेल वर्ड का इस्तेमाल करा, वो इसलिए अवेल मतलब आप ले सकते हो। मैंने प्रोफेशनल टैक्स पे करा, आपने प्रोफेशनल टैक्स पे करा, आप नहीं लेना चाहते, आपने पे करा, आप लेना चाहते हो, डिडक्शन ले लो, तो इसलिए अवेल वर्ड आ गया। ओके, तो थोड़ा सा शब्दों का खेल है और थोड़ा लिखने का तरीका, बस दैट्स इट। इसे याद रखने का हमें जो ध्यान है उस ये चीज हमें ध्यान रखनी है लिखते टाइम। अब जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, अवेल अलाउड मैंने बोल दिया, अब सर इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? देखो सिंपल तरीके से, प्रोफेशनल टैक्स, चांसेस है कि प्रोफेशनल टैक्स के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है, तो अगेन सेम, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, पैरा भी आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे और फिर लिखेंगे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रॉपरली मेंशन करा। ओके, अन एम्प्लॉय, अब ध्यान दीजिएगा, अन एम्प्लॉय कैन अवेल द deduction of payment of professional tax up to 2500। ठीक है, अब देखो कितनी प्यारी बात हो, कितनी अच्छी बात होगी, प्रॉपर लैंग्वेज आपने लिखी। मेन चीज इसमें क्या थी ध्यान देने वाली, मेन चीज क्या थी इसमें ध्यान देने वाली? सर एक तो ठीक है लैंग्वेज आपने लिख दिया, आपने बताया एक तो अवेल वर्ड तो हो ही गया, पेमेंट वर्ड आ गया। ओके, पेमेंट वर्ड आ गया, लिमिट आ गई। तो सोचो, एक बच्चा है जो सिंपल अपनी वर्किंग में जहां वो कॉलम बना रहा था वहां पे उसने प्रोफेशनल टैक्स की लिमिट बता दी कि भाई इतने की डिडक्शन मिल गई है ना, जो भी क्वेश्चन में गिवन रखा होगा। और एक आप हो जिसने वो काम तो करा ही करा है, प्रॉपरली सेक्शन मेंशन करके ये चीज क्लियर करी कि अगर पे होता है तो ही डिडक्शन मिलती है, किस अमाउंट तक मिलती है, वो प्रॉपरली आप मेंशन कर रहे हो। तो आप खुद सोचो, अगर दोनों की वर्किंग सेम भी है लेकिन इंटरप्रिटेशन का फर्क है तो किसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, है ना, किस स्टूडेंट को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? दोनों का पेपर सेम। और सोचो ये चीज लिखने से एग्जामिनर आपको 1 नंबर आधा नंबर भी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो कितने क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे पेपर में? 8-10 नंबर अगर आपके प्रेजेंटेशन को बेहतर करने से ही मिल गए तो सोचो कितना बड़ा असर इस चीज का पड़ सकता है। तो दैट्स वाई ये सीरीज इसलिए ही, इस रीजन की वजह से ही बनाई गई है कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन बेहतर कर सके। ठीक है, और मैं फिर बोल दूं, अभी सेक्शन ये मैंने ऐसे टेबल बनवा दी, अभी आगे आपको बताऊंगा बाकी एग्जामिनेशन का, याद रखना मेरा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर एक सेक्शन आपके टिप्स पर हो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जितना याद हो उतना रखना है, जितना याद हो पाए उतना याद करो। अब जैसे मैं सैलरी चैप्टर की बात कर रहा हूं, सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन आया, उसमें 10-12 एंट्री आ गई, है ना, तो 10-12 एंट्रीज में जितने सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, क्या सबकी इंटरप्रिटेशन आपको लिखनी है? नहीं भाई, 4-5 इंटरप्रिटेशन आपने लिखे, एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। और अभी तो सैलरी चैप्टर है, छोटे 3 सेक्शन है, पीजीबीपी आएगा आगे, है पूरा का पूरा 28 से लेके 44 तक जा रहा है, और उसके भी अंदर अलग अलग सब सेक्शंस है। कैपिटल गेन हो गया, तो इतने सारे सेक्शंस क्या सारे के सारे प्रॉपरली याद हो पाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं करने। जितने हमें अच्छे तरीके से याद होंगे उतने का याद करने हैं। हाँ, जितने याद हुए हैं
तो उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लिखे, उस चीज की हमें नॉलेज लेनी है। ये प्रेशर नहीं बनाना है अपने ऊपर कि हाँ सेक्शन याद करने, हाँ सेक्शन याद रखने, जितने याद हो पाएंगे उतना हमें अच्छे तरीके से करना है। गॉट द पॉइंट? इतने सेक्शन है, कब तक करोगे? अच्छा, ये सेक्शन 16 की बात हो गई। ओके, अब सेक्शन 16 के बाद आता है सेक्शन 17, और इसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला। ठीक है, याद करना है करना, नहीं करना मत करना, इसका भी लेकिन शॉर्टकट बता देता हूं। यार सेक्शन 17 में है क्या? सेक्शन 17 में हमारी सारी की सारी पर्क्स हैं। कितनी पर्क्स हैं? अरे बाप रे बाप सर, कितनी लंबी चौड़ी है। ऑल एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, घूमने गए, इलाज करवाया, फर्म के खर्चे, ना जाने क्या क्या, है ना। कम से कम 20-25 पर्क्स तो बन ही जाती हैं, एसेट वेसेट सबको मिला दो तो, है ना। अब 20-25 सारे के सारे कहां से पैरा याद कर लोगे? मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना, जहां कहीं भी क्वेश्चन में आप पर्क को सॉल्व कर रहे हो, मतलब उसकी टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हो, और आपको लग रहा है कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो दैट स्पेसिफिक पर्क इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सारी की सारी टैक्सेबिलिटी, सारी की सारी टैक्सेबिलिटी पर्क्स की सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर आती है। दैट्स इट, ये याद रखो। इसके आगे पैरा मत याद करना, फालतू की बात हो जाएगी, खामखा इतने प्रोडक्टिव वो होगा नहीं, और सारा याद हो ना हो, गलत हो जाए, अवॉइड करना उसको। हाँ, एक बड़ी प्यारी चीज इसमें याद रखना, अभी आपने प्रोफेशनल टैक्स पढ़ा ना, प्रोफेशनल टैक्स भाई पे करा, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हो, आप अपनी जेब से प्रोफेशनल टैक्स आपने पे करा, आपने डिडक्शन क्लेम कर ली। लेकिन एक और ऑप्शन आता है कि आप प्रोफेशनल टैक्स अपने एम्प्लॉयर से भरवा लेते हो। मान लो 2,000 रुपए का क्या नाम है प्रोफेशनल टैक्स था, 2,500 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स था, 1,500 रुपए आपने एज एन एम्प्लॉय अपनी जेब से भर दिया, 1,000 रुपए मालिक से भरवा दिए, तो टोटल भरा गया कितना सर? 2,500 का। तो 2,500 की पूरी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन आपको फायदा हुआ 1,000 रुपए का। कितने का? 1,000 रुपए का। क्या, कौन सा फायदा सर? आपका प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे करा है। और आपको याद होगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको कंप्यूटेशन मालूम है, वो 1,000 रुपए हम अपने कॉलम में जब ऊपर लिखते हैं तो वहां पे ऐड करके दिखाते हैं टोटल सैलरी में, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। लिखते हैं कि नहीं लिखते? वो मॉनेटरी बेनिफिट है। प्रोफेशनल टैक्स रिम्बर्स कर दिया, मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स कर दिए, आने जाने का खर्चा रिम्बर्स कर दिया, एलटीसी रिम्बर्स करवा लिया, है ना। तो ये सारे रिम्बर्समेंट क्या है? पर्क्स हैं। वो प्रोफेशनल टैक्स भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर ही टैक्सेबल होता है। तो ये चीज और याद रखना, ठीक है। आप क्या लिखोगे? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, employer on behalf of employee is taxable in the hand of employee, और अब मेंशन कर दोगे अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया ये एंट्री बिल्कुल सही करेगी, इसे अपनी कंप्यूटेशन में ऊपर मेंशन करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन सोचो, आपने अपने नोट्स में इतनी प्यारी लाइन लिखी है, प्रॉपरली मेंशन बताया, सेक्शन बताया, तो कितना पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अगले, अब ये हमने खत्म करें, अब एग्जम्पशन की बात करते हैं। एग्जम्पशन देखो कितनी जगह पर हम कैलकुलेट करते हैं सर। एचआरए, ग्रेच्युटी, पेंशन, अभी आपने बताया, हर जगह जहां पर भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, ग्रेच्युटी आएगा कंप्यूटेशन करोगे ना, पेंशन आएगा कंप्यूटेशन करोगे ना, लीव इनकैशमेंट, एचआरए करोगे ना। क्या करना है? बस सेक्शन मेंशन कर देना है। सेक्शन सबसे पहले एचआरए की बात करता हूं। एचआरए में जब क्वेश्चन आपका आता है, आप क्या लिखते हो? सबसे पहले बेसिकली कि भाई जो एक्चुअल रिसीव्ड है उसका अमाउंट लिखते हो, फिर लिखते हो एग्जम्पशन, और आप 3 चीजें कैलकुलेट करते हो, उन 3 में से जो लोअर होती है उसकी एग्जम्पशन दे देते हो। कितना प्यारा रहेगा अगर आप लिख दोगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 तो है ही, उसके बाद बस 13A ऐड करना है। तो एचआरए की जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर मिलती है। तो सोचो, दुनिया करेगी एचआरए की कंप्यूटेशन, एग्जम्पशन की जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। एक ने ये लिखा, एक ने ये नहीं लिखा, तो सोचो किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी।
13A याद रखना, और याद तरीका भी है याद करने का भाई, हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी। HRA किसके लिए? घर के लिए। घर कौन सा? एक भूतिया घर, भूत वाला घर, हम जैसे भूत रहते हैं वहां। आपने देखा होगा भूत वाली पिक्चरों में अक्सर उस फ्लैट का नंबर 13 नंबर होता, थोड़ा ऐसी माना जाता है। खैर मतलब ये क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, बट 13 नंबर, कितनी सारी बिल्डिंगों में तो 13 फ्लोर भी नहीं होता कि भाई गलत माना जाता है। वट जो भी है 13, तो 13A इस तरह से याद कर सकते हो। ये बस क्या कंप्यूटर, ये चार्ट बनाते हो ना, दैट्स इट, बस यहाँ पे मेंशन करना है, सेक्शन ये वाला लगेगा, बात खत्म जी। ऐसे ही देखो, ग्रेचुटी, इसके अलावा पेंशन, इसके अलावा आपका ये क्या नाम है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, है ना, इसके अलावा VRS, इन सबको सॉल्व करते हो नहीं करते? ये सब सॉल्व होते नहीं होते? बड़ा सिंपल सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ग्रेचुटी बड़ी आसानी से याद होगी। ग्रेचुटी में करते हो ना कि टैक्सेबल कितना होगा, एक्चुअल रिसीव्ड इतना, एग्जम्पशन, ही 3 चीजें कैलकुलेट करते हो, कवर्ड अंडर एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर, उसके हिसाब से बस क्या करना है, एग्जम्पशन के ब्रैकेट में एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 लिख देना है अपने वर्किंग नोट में। बताओ, इसमें सेम 10A, इसमें सेम 10B, इसमें सेम 10C। याद करने का तरीका PRV, प्यारे विनीत सर, चलो पता नहीं प्यारे मानते हो तुम नहीं मानते, बट एक तरीका हो गया याद करने का, बाकी तो आपने डिसाइड करना है ना। ABC कितने आसानी से याद हो गया। पेंशन, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, VRS, कुछ नहीं, बस जहां कंप्यूटेशन कर रहे होगे एग्जम्पशन के ब्रैकेट में सेक्शन मेंशन कर देना है, वैल्यू आपकी आंसर की आपकी अपने आप इंक्रीज हो जानी है। दूसरी छोटी सी चीज इसी के अंदर, लीव इन कैशमेंट आता ही आता है सर, हमें पता है, उसका कुछ नहीं, 10 सेक्शन 10AA है, इसी का एक पार्ट है बस। तो क्या दिक्कत परेशानी या कोई मुश्किल है इसमें? बिल्कुल भी नहीं सर, बड़ी आसानी से कर लेंगे। सो इट इज जस्ट अ सिंपल थिंग टू एनहांस योर एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जरूरी नहीं है हर पॉइंट का लिखना है, 5 पॉइंट उसमें से 3 का भी लिखोगे बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये जस्ट आपके आंसर को, जो ऑलरेडी नॉलेज आपके पास है उसको थोड़ा एनहेंस करने की जरूरत है, ये मुद्दा हमारे सामने आ गया। आ गई बात समझ में? यस और नो जल्दी से बताओ। तो इतने सेक्शन है, इसके अलावा आपको कहेंगे नहीं सर हमें तो अभी और भी याद करने, और भी चीजें हमें याद करने, तो कर सकते हो, वो देखो आपकी मर्जी है, बट मैंने बोला कि दबाव नहीं है सेक्शंस याद करने का एग्जामिशन में। 10 11 10 तो मैंने निपटा दिया ना, तो 10 के 11 12 और 13, वो आपका सुपर एनुएशन फंड की जो डिडक्शन होती है 1.5 लाख तक की, हम देखते हैं ना टैक्सेबल होता है, तो सॉरी माफ होता है, वो यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा जब हम 12 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, तो ये RPF के अंदर है, हमने बोला था कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपका पूरा का पूरा माफ हो जाता है, तो वो सबसेक्शन 11 है, ठीक है। PPF का सबसेक्शन 12 है, करना कर लो, और नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं, इससे पहले का जितना याद करा आसानी से उतना याद हुआ बहुत है। द थिंग इज आपको यूज कहां पे किस तरीके से करना है। ओके तो दोस्तों ये हमने आज बात करी हाउस प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट में हम हमने बात करी सैलरी की, नेक्स्ट में हम बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है किसी भी पॉइंट में, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड यस, जो सीरीज हमारी है ये बर्डन नहीं है, बैठकर हमें स्पेशली सेक्शन याद करने ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल वीडियो देखो, अप्लाई करो, दैट्स इट। टाइम के थोड़े टाइम के बाद रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। ये जो एग्जाम से पहले, मुझे मालूम है एग्जाम जब आएंगे 1 महीना पहले बच्चे पूछते रहते हैं कि सर सेक्शन याद करें नहीं करें, गलत लिखें ना लिखें, बहुत सवाल आते हैं। तो थिंग इज गलत तो नहीं लिखना है, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही लिखोगे, अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, तो उसका बेनिफिट तो देखो मिलता ही है। ओके तो सैलरी आज हमने निपटाया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे हाउस प्रॉपर्टी को लेके। प्लीज टेक केयर।